अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। वेलकम टू द लॉन्ग बैच। वो फूल नहीं, वो बीज जो बोए थे अब वो हमें पीआरसी से निकल के कैफ में नज़र आने शुरू हो गए। दैट्स गुड। तो कैसा फील कर रहे हैं बड़े बड़े होकर? कोई फील आ रही है कि सेंस ऑफ मैच्योरिटी है? जब आप सीए में फर्स्ट टाइम आए थे, घबराए हुए थे, पता नहीं क्या होगा, कैसे चलेंगी क्लासेस, पास होंगे कि नहीं होंगे। एक मुश्किल ये थी कि यार सीए तो टाइम बहुत ले लेता है। फिर पीआरसी का सामना किया आप लोगों ने और पीआरसी पास भी कर ली। उसके बाद कुछ तो एक बूस्ट मिला होगा, एक कॉन्फिडेंस आया होगा। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा नहीं है? कोई फ़र्क फील नहीं हुआ? बस चल रहा है, दुनिया चल रही है और हम बस उसी राह में बहते जा रहे हैं, ऐसा ही है। गो विद द फ्लो। तो कितने टाइम में पीआरसी हुई? 4.5 साल, 4.5 माह, 4.5, 5। तो 4.5 से 5 की एक एवरेज चल रही है हमारे पास। ठीक है, दैट्स फेयर, इसमें कोई मसले वाली बात तो नहीं है। और इस पेपर के बारे में क्या सोचा, क्या सुना है? किसी सीनियर से मशवरा किया, कोई गूगल किया, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने सर्च करने की कोशिश की होगी। इस पेपर के बारे में कुछ आइडिया, थोड़ी बहुत नॉलेज है? लॉ है, लॉ तंग करता है। अच्छा, क्रैम करना पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात भाई ने कर दी आते साथ ही, कि लॉ को तंग करता है और एक क्रैम करना पड़ता है, केस स्टडी देखने पड़ते हैं। भाई ने कंप्लीट रिसर्च की हुई है कि लॉ में क्रैमिंग भी है और लॉ में केस स्टडीज भी हैं। अच्छी सर्च है बाय द वे। हाँ जी, लॉ के बारे में क्या सुना? मुश्किल है। और एक किससे सुना? जिसका फेल होता है, जिसका पास नहीं ना हो रहा, वो हमेशा क्या कहेगा? पेपर मुश्किल है। और जिसका पास हो गया फर्स्ट टाइम में, वो कहेगा पेपर तो आसान ही बहुत है, सबसे आसान है। जैसे FR1 कैफ में। ठीक है जी, आपने क्या सुना पेपर के बारे में? आसान है। किससे सुना? दोस्तों से सुना? कुछ नहीं सुना? आंख बंद की, बस फैसला किया कि मैंने पढ़ना था, मैंने पढ़ना। हाँ जी, आपने क्या सुना? कैफ आसानी से हो जाता है, सारा का सारा। अच्छा, बीलो बहुत आसानी से हो जाता है, वो हो, इतनी भी बात नहीं। पॉइंट इज कि हर चीज़ आसानी से की जा सकती है, सिर्फ एक शर्त, अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट डाल रहे हैं। ये बात मैं पीआरसी से कहता हुआ आ रहा हूँ। कंसिस्टेंसी के साथ चलेंगे ना, डेली का काम डेली करेंगे, क्लास में फोकस होके बैठेंगे, तो ये पेपर हो, FR1 हो, टैक्स हो, कोई भी पेपर हो, ग्रुप ए का, ग्रुप बी का, सबका एक ही फंडा कि आपने हमेशा कंसिस्टेंट रहना। बस पढ़ाई में भी, क्लासेस में भी, रिवीजन में भी, टेस्टिंग में भी। देखें, 5 चीज़ें मिलके आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनाती हैं। क्लास के अंदर फोकस, टाइम पे आना, टेस्टिंग अटेम्प्ट करना, अपने सवाल पूछना, अपनी गलतियों को शुरू में ही पकड़ लेना और उसके बाद उसके ऊपर फीडबैक लेके अपने आप को बेहतर बनाना। ये 5 काम करने हैं, आप सारे पेपर पास कर सकते हैं। मगर मसला बताऊँ क्या? बच्चा ये 5 काम कर नहीं पाता, यही मसला है। आज आपसे मैंने एक नियत लेनी है, एक हल्फ उठवाना है आपसे कि आप ये 5 के 5 काम करेंगे। एक दफ़ा आपको आदत पड़ गई ना, तो आप इसको ख़त्म किए बिना या इसको पूरा किए बिना सो नहीं पाएंगे। आपका इनर आपसे कहेगा कि नहीं यार, आज मैंने ज़्यादती कर दी, आज मैंने क्लास मिस कर दिया, आज मैंने टेस्ट नहीं दिया, आज जो समझा है उसको घर आके रिवाइज़ नहीं किया।
या आपके जहन में सवाल होंगे और आपको नींद आ रही होगी, आप कहेंगे नहीं यार जब तक मैं सवाल पूछ ना लूँ मुझे नींद भी नहीं आनी, क्योंकि जब मैं कल जाऊँगा क्लास में तो कहानी आगे चलेगी। ये सारे काम बस करते जाइएगा और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये पेपर और इसके साथ के जो जितने भी भाई हैं सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलते हैं, बच्चे पास करते हैं, पूरा ग्रुप बच्चे पास करते हैं। आपने भी करना है इंशाल्लाह। बस जो कहूँ, जितना कहूँ, जैसे कहूँ उसको मानते जाइएगा। मैं आप पे नहीं छोड़ रहा कि आप अपने फ़ैसले खुद ही लेंगे। मुझे पता भी आप उस पोजीशन में नहीं हैं कि अपने फ़ैसले ले सकें, तो जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बंदा है उसकी बात सुन लें, शायद आपको वो बेहतर गाइड कर रहा हो। तो ये काम बस आप लोगों ने करना, ये काम हो जाएगा। अगर ये काम कर लेंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, सुकून में आ जाएगी, क्योंकि प्रेशर नहीं होगा कि मैंने पिछला रिवाइज़ करना है, मैंने 2 दिन पुराना रिवाइज़ करना है, मैं क्लास से आगे हूँ, मैं क्लास से पीछे हूँ, मैंने ये टेस्ट मिस किया हुआ है, वो टेस्ट मिस किया हुआ है। सारे मसले ज़िंदगी के ख़त्म हो जाएंगे और आप बस ऑन द गो मेरे साथ, वही आप वाली बात का ऑन द फ्लो चीज़ें चल रही होंगी। विद दिस शुरू करते हैं बिजनेस लॉ का लॉन्ग बैच। एक मजे की बात बताऊं, कल मैंने रेगुलर और पोस्ट बैच की आखिरी क्लास करवाई है, तो उनको कल ख़त्म किया ऑटम 2024 के पेपर के साथ, और बिल्कुल नेक्स्ट डे एक नया बैच शुरू कर रहा हूँ, लॉन्ग बैच आप लोगों के साथ। तो एज अ स्टार्टर ये हमारी ग्रिड है, और जिस तरह ICAP PRC के अंदर ग्रिड को फॉलो करता है उससे कहीं ज़्यादा ICAP CAF की ग्रिड को फॉलो करता है। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि आपको पेपर मिले और पेपर में इस ग्रिड को ICAP ने तोड़ दिया हो। मज़े की ग्रिड है, पूरा सिलेबस 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ ICAP ने। पहला हिस्सा लीगल सिस्टम, नंबर कितने, 5 से 8। दूसरा फेज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्या एसेंशियल्स, 20 से 25। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का परफॉर्मेंस, 25 से 30। और डी क्या, अदर बिजनेस लॉस, 35 to 52। टिपिकली ICAP क्या करता है, जो ग्रेड बी और ग्रेड सी है दैट इज़ योर हाफ पेपर। 45, 50, 55 नंबर का पेपर आपको ग्रेड बी और सी से मिला के मिल जाता है, ऐड कर लेते हैं। 20 और 25 को ऐड करें 45, 25 और 30 को ऐड करें, एवरेज करें 50, पूरा 50। तो ये हाफ, फिर ए और डी मिला के बाकी हाफ, BC एक हाफ और AD एक हाफ। चलें गैस वर्क करते हैं, कितने चैप्टर्स होंगे आपके ख्याल में बी लॉ में, कितने चैप्टर्स हैं? 11 यार एक मुझे बताना आपने, या 11 बताएं या 12 बताएं? 12, 18, 15, 8। कोई गैस नहीं, कोई गैस नहीं करना, 15 कर लें। 15। आपने कितने बताए थे? आपके ख्याल में 8 क्यों होंगे? क्योंकि टोटल 16 है सर, तो मैंने कहा 3 निकल गया, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल 16, टोटल 18 चैप्टर्स। मैं टोटल ही पूछ रहा था, 18 चैप्टर्स। पूरी बुक में चैप्टर्स कितने? 18। और 18 का ब्रेकअप कुछ यूँ है कि पहले ग्रेड में सिर्फ एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। और इसका मार्क्स कितने थे बोला? 5 से। यानी कि एक चैप्टर आपको क्या दे रहा है, कम से कम 5 और मैक्सिमम 8 नंबर। है ना मज़े की चीज़? और ये वो चैप्टर है जो कि 100% क्रैमिंग है। यहाँ से केस स्टडी नहीं आती, यहाँ से सिर्फ क्या आता है, हमेशा थेरेटिकल सवाल आता है, क्रैमिंग बेस्ड सवाल आता है। उसके बाद ग्रेड बी, चैप्टर 2 है, 3 है, 4 है और 5। ग्रेड बी के अंदर 2, 3, 4 और 5। कितने हो गए चैप्टर हमारे पास? 5। क्या रह गया? ग्रेड सी, अगले 5।
6, 7, 8, 9, 10। ये बन गया आपका ग्रेड सी। तो कितने चैप्टर्स रह गए पीछे? 8, 18 है। और नंबर कितने रह गए? 35 से 52, 11 से लेके 18 तक। ये सारा आपका क्या है? ग्रेड डी। यूँ समझ लें कि 45 नंबर तक का पेपर यहाँ से है, 11 से लेके 18 तक, 2 से लेके 10 तक अराउंड 50, और यहाँ पे फॉर श्योर 5 नंबर तो कंफर्म ही है, और मैक्सिमम कितने जा सकता है वो? 8 तक जा सकता है। दिस इज योर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ सिलेबस। अब ये चैप्टर्स क्या हैं, इनमें क्या बातें हैं, ये अभी अगर बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी, हवा में होंगी सारी बातें। तो आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ों को कवर करते जाएंगे सारी बातें अनफोल्ड होते चले जाएंगी। शुरू हम करेंगे जनाब आज ही चैप्टर 2 के साथ। 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे। गैस करें क्यों? गैस करें क्यों? उसके अंदर सर क्या कहते हैं, ऐसी चीजें जो आगे मिल जाएंगी पहले? नहीं, चैप्टर 1 बोरिंग बहुत है। इट टॉक्स अबाउट लीगल सिस्टम, इट टॉक्स अबाउट लीगल सिस्टम। आइन क्या है, आइन कैसे बनता है, लॉ क्या होता है, कानून किसे कहते हैं। तो इसको पढ़ते पढ़ते ना बंदा बोर होना शुरू हो जाता है। मगर जो असल मज़ा आता है दैट इज़ इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें सिनेरियोज हैं, रंग बिरंगे सवाल हैं। तो यहाँ से कहानी को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? पहले 10 तक। अब आपको मैं थोड़ा सा देता हूँ ब्रेकडाउन। आज का डेट है 10 तारीख को हम अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम हैं खड़े हुए किस बैच में? लॉन्ग बैच में। कहानी हम शुरू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ। जब तक पोस्ट रिजल्ट नहीं आता, क्या नहीं आता? पोस्ट रिजल्ट की क्लासेस स्टार्ट नहीं होती। ये जो फेज होगा हमारा, इसमें हम कवर करेंगे चैप्टर 2 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक। सॉरी, कुछ और भी आपको बताना था वो बीच में आ गया। जब तक रिजल्ट नहीं आता, सॉरी, जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता, किसका? मार्च वालों का। तो यहां तक हम लोग कवर करेंगे अपना कंप्लीट सिलेबस फर्स्ट टाइम। इसको आप कह लें दिस इज राउंड 1। रिजल्ट के बाद क्या होगा? पोस्ट बैच के बच्चे में ज्वाइन करेंगे, उनको और आपको मिला के शुरू करेंगे क्या? राउंड 2। तो आपका सिलेबस एक नहीं 2 दफा होगा। बात समझ आ रही? सिलेबस आपका 2 दफा बनेगा। पहले राउंड में अप्रॉक्सीमेटली 15 टेस्ट होंगे, और दूसरे राउंड में अगेन 15। तो यहां पे इस राउंड में 2 तरह की ऑडियंस होगी, लॉन्ग वाली प्लस पोस्ट बैच वाली। और यहाँ पे अकेले कौन है? आप लोग। मैं आपको डेट भी दे देता हूँ, 19 मई से स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड राउंड। यहाँ तक क्लैरिटी है, यानी कि 17 मई विल बी द डेट जब आपका सिलेबस फर्स्ट टाइम एंड हो रहा होगा विद 15 टेस्ट्स। याद है? क्लियर? श्योर? तो किसी भी टाइम पे ना आपने परेशान नहीं होना कि सिलेबस, ये चीज़ें, कवरेज, सारी बातें क्लास में हो रही होंगी। एक एक बात क्लास में बताऊंगा, तोते की तरह रटा के भेजूंगा। जब कल वापस आएंगे तो वैसे आपने मुझे बताना भी है। शुरू के 15 मिनट जितने भी आपके सवाल होंगे
उन पे लगाएंगे, क्योंकि ये पेपर ऐसा पेपर है जो कि कम टाइम में जल्दी तैयार किया जा सकता है। लॉ का पेपर चाहे बी लॉ हो चाहे सी लॉ हो, ये कम टाइम में तैयार हो सकता है। द प्रॉब्लम इज़ कि बच्चे इसको आसानी से फेल कर देते हैं। बच्चे इसको इतना आसान समझते हैं कि ये पेपर सबको फेल भी करवा देता है। तो इसको इसके मेरिट पे लेके चलें। अभी इसके साथ इसके दुश्मन भी आएंगे। दो पेपर ऐसे हैं जो इसको बहुत तंग करते हैं, कैस करें कौन सा? इसी के भाई हैं, एक है R1 भाई और एक है कॉस्ट वाला भाई। ये इसको बहुत तंग करते हैं। क्यों? ये कहेगा मुझे टाइम दो, कहेंगे ना अभी हम खड़े हुए हैं, हमसे निपटो, हम भी तो मौजूद हैं। तो हम करेंगे ये कि 4 अप्रैल, कब तक? 4 अप्रैल, जब तक कॉलेज के अंदर प्री बैच शुरू नहीं होता, हम अपना चैप्टर 2 से लेकर 10 तक, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट का पोर्शन है ना, वो कवर कर चुके होंगे। कब तक? 4 अप्रैल। उसके बाद आप लोग वापस आएंगे ईद के बाद और कहानी को शुरू करके 19 मई पे लेकर आएंगे, सॉरी 17 मई पे लेकर आएंगे, राउंड 1 ख़त्म करेंगे और उसके बाद 19 मई से राउंड 2। इसका डिटेल्ड प्लान भी आपको मिल जाएगा डे बाय डे कि हमने किस दिन कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस दिन टेस्ट होगा, वहाँ तक प्लान बन चुका। तो मैं तो अपनी हर क्लास को प्लान में लेकर चलता हूँ, जिससे ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। क्योंकि किसी भी टाइम पैनिक नहीं होता बंदा, ना मैं पैनिक होऊंगा ना आप पैनिक होंगे। तो प्रॉपर प्लान के साथ हम लोग चलेंगे ताकि ज़िंदगी आपकी भी आसान रहे, हमारी भी आसान रहे और सिलेबस भी ख़त्म होता जाए, टेस्टिंग भी होती जाए और आपकी तैयारी भी होती चली जाए। डन यहाँ तक? मुझे ये बताइए, MCQs जो आप PRC में देख कर आए हैं, जिनकी वजह से आपका पेपर पास भी हुआ है, वो अगर आपको कैफे में मिल जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। इस पेपर में भी आपको MCQs मिल जाएंगे। ये कैफ का ग्रुप ए का वाहिद पेपर है, नहीं वाहिद नहीं है, R1 भी है, जिसमें आपको MCQs मिल जाते हैं। इसमें ज़्यादा मिलते हैं। 15 मार्क्स का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है और 85 मार्क्स का पेपर आपका सब्जेक्टिव बेस्ड। तो पेपर कितना मार्क्स का आएगा? 100 नंबर का। अभी इससे पहले आप 50 MCQs करके आए हैं 100 नंबर के लिए, बट अब नंबर भी कितने होंगे जो हासिल करने हैं? 100। और हर नंबर से आपने क्या रखनी है? जंग रखनी है। एक एक नंबर आपके लिए कीमती है, एक एक नंबर कीमती है। तो 85 मार्क्स की थ्योरी और 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव MCQ वाला पोर्शन। उसमें क्या करेंगे? ICAP ने एक डॉक्यूमेंट में एक दफ़ा लिखा था, फिर लिख के वो भूल गया। 60% लॉजिकल और 40% क्रैमिंग। 100 नंबर में से 40 नंबर का पेपर होगा 100% क्रैमिंग, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। आपने सिर्फ चीज़ों को एज इट इज़ याद करके एज इट इज़ लिख देना। और 60% मार्क्स किस पे होंगे? केस स्टडीज़ के ऊपर, सिनेरियोज के ऊपर। उसमें भी इनडायरेक्टली क्या काम आ रही होती है? क्रैमिंग। तो आपने सही कहा था, इट हैज़ क्रैमिंग पोर्शन इन इट। क्रैमिंग है, मगर दोनों एंगल से आपको करना सिखाऊंगा कि आपने सवाल शुरू कैसे करना है, लिखना कैसे और एंड कैसे करना है। सारी बातें करेंगे इंशाल्लाह। एक थोड़ी सी मैथ करवाता हूँ आपसे। अगर 85% की थ्योरी है तो इस 85 में से 60% लॉजिकल कितने मार्क्स का पेपर बनता है? 85 का 60% क्या होता है? निकालेंगे। 85 का 60% 51। 85 मल्टीप्लाई बाय 60% इज इक्वल टू 51। और 15 नंबर के MCQs जिसमें 60% लॉजिकल वाले होंगे, कितना बनता है? 9।
तो 51 + 9 कितना हो गया? 60। तो 60% का पेपर लॉजिकल और बाकी 40 इज क्रैमिंग। डन। अगर आपको मैं आज बताऊं ना कि आपके 18 चैप्टर्स में से 4 चैप्टर ऐसे हैं जहां से कभी लॉजिकल सवाल नहीं आना, तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? तो चैप्टर 1 ये प्योर क्रैमिंग है, और उसके साथ 16, 17 और 18, शुरू का पहला और आखिरी 3, ये वो चैप्टर्स हैं जहां से फॉर श्योर क्या पूछ रहा है आई कैप ने? क्रैमिंग पूछनी। और अप्रॉक्सीमेटली इनको अगर मैं ऐड करूं ना, पिछली 4 अटैम्प्ट्स के उसको लेके चलूं एनालिसिस को, तो ज़रा काउंट करते हैं। ये है पिछली 6 अटैम्प्ट्स का स्लैब। 22 में 2 हुई थी, 23 में 2 और 24 में 2, 25 के भी होनी है, तो इसमें नहीं है। तो मुझे ये बताइए, चैप्टर 1 में से आई कैप ने क्या कहा हुआ है, कितने मार्क्स वो पूछेगा? 5 से 8। 6 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर और 5 नंबर। क्या अपनी ग्रेड से बाहर गया? नहीं गया। ऑन एवरेज कहाँ पे खड़ा हुआ है? एंड पे देखें, 6% पे खड़ा हुआ है। और ये 6 नंबर हो, 7 नंबर हो या 5 नंबर हो, ये 100% क्या होंगे? क्रैमिंग। इसमें लॉजिक नहीं। फिर ग्रेड बी में क्या होता है? 2, 3, 4 और 5। आइकन ने क्या कहा हुआ है? 20 से 25%। तो ऑन एवरेज कितना मार्क्स की टेस्टिंग है? 23% की। रीसेंट कितना आया है ऑटम 24 में? 25। उससे पीछे 25, उससे पीछे 20.5, उससे पीछे 25, उससे पीछे 24, उससे पीछे 23। सिर्फ एक चैप्टर ऐसा है जो एक अटेम्प्ट में टेस्ट नहीं हुआ, दैट इज चैप्टर नंबर 3, जो कि कब टेस्ट नहीं हुआ? ऑटम 24 में। कोई सवाल नहीं था, मगर उसके अलावा हर अटेम्प्ट में से सवाल मौजूद। ग्रेड सी पे आ जाते हैं, 6 से लेके 10 तक। यहां पे 3 एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, 6, 7 और 9। 6, 7 और 9 अक्सर सवाल यहीं से आ रहे होते हैं। ऑन एवरेज 29%। रेंज क्या रखी थी उसने? 25 से 30। तो पूरे सिलेबस को अभी तक हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक लीगल सिस्टम और एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 और जाता है कहां तक? चैप्टर नंबर 10 तक। अब क्या बच गया? 11 से लेके 18 तक। सर जी 11, 12 और 13, 11, 12 और 13, दिस इज योर पार्टनरशिप। दिस इज योर पार्टनरशिप एक्ट। बचपन में कभी आप लोगों ने पढ़ी थी पार्टनरशिप? याद है? टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़े थे, कंपनी वर्सेस पार्टनरशिप वर्सेस सोल ट्रेडर। 3 चैप्टर्स है पार्टनरशिप के, 11, 12 और 13। उसके बाद 2 चैप्टर्स हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के, 14 और 15। और उसके बाद एंड के 3 अदर लॉस क्रैमिंग वाले, 16, 17 और 18। पार्टनरशिप में से ऑन एवरेज, सिर्फ पार्टनरशिप में से ऑन एवरेज कितने % है? 21। नेगोशिएबल में से 8 और अदर लॉस में से 13। अब 13 ये उठाएं, इसमें ऐड करें, 19 बन गए। आउट ऑफ 40 जो क्रैमिंग में टेस्ट होने हैं, तकरीबन आधा पेपर तो इन 4 चैप्टर्स में से बन के आया, आधी क्रैमिंग। और हाउ मैनी मार्क्स? 20 मार्क्स। यहाँ तक आपको मैं डे 1 पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपने इसी प्लान को लेके चलना है। आई कैब अपने प्लान से डेविएट नहीं करता। हमें आज बैठे हुए पता है कि ये 4 चैप्टर्स क्रैमिंग बेस्ड है। चैप्टर 6, 7, 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप के ये 3 एरियाज़ हैं, नेगोशिएबल के ये 2 एरियाज़ हैं। तो तैयारी हमने इसी पैटर्न के इर्द गिर्द ही करनी है
ताकि आपका पेपर टाइमली पास हो। याद रखिएगा, लॉन्ग बैच का मकसद ये नहीं है कि आपको बस अभी लेकर मैंने स्टार्ट किया है फिर बीच में आपको ईद की कोई 2 हफ्ते के ऑफ दे दूंगा, जुम्मा हफ्ता हम लोग क्लास नहीं करेंगे, ये वाला काम नहीं करना हमने कि इसको मैं खींचता जाऊँ, आप भी आबादार हो रहे हो। हमने इसको 2 दफ़ा ख़त्म करना है, और 2 दफ़ा भी ऐसे ख़त्म करना है कि 100% प्रैक्टिस के साथ ख़त्म करना। इसलिए लॉन्ग बैच का कुछ ना कुछ फ़ायदा बच्चों को हो जाता। डन, चलिए आगे। सर जी बुक्स कौन सी फॉलो करेंगे? एक सवाल जो कि आपके ज़हनों में लाजमी होगा। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक ICAP की बुक वर्सेस बीलॉ मेड इजी। ICAP वर्सेस बीलॉ मेड इजी। ICAP की बुक अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉलो कर लें। एक मसला है सिर्फ उस किताब में, मसला ये है कि किताब एकदम से ना एग्जाम्पल्स और सवाल ले आती है, चलते हुए कॉन्सेप्ट के अंदर एकदम से वो चीज़ों को ऐड कर देते हैं। तो याद करते टाइम बच्चा परेशान होता है कि सर कॉन्सेप्ट एंड कहाँ पे हो रहा है और सवाल शुरू कहाँ से हो रहा है। तो इसलिए हमने फिर इसको निकाला हुआ है, और इसका गालिबन 14वां या 13वां एडिशन चल रहा है मार्केट में, जो कि आप शायद 15वें में कन्वर्ट हो जाएगा। बीलॉ मेड इजी। इसमें क्या है, ICAP की किताब को इजी नोट्स में कन्वर्ट किया हुआ है, सवालों को अलग किया हुआ है, प्रैक्टिस को अलग किया हुआ है, MCQs को अलग किया हुआ है, और ये किताब आपको सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगी। ग्रुप की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पूरा लिंक मिल जाएगा, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स होंगे, चैप्टर बाय चैप्टर ही क्वेश्चंस होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, और MCQs बने हुए होंगे। डन। तो इट्स योर चॉइस, किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं, ये बहुत आसान बनी हुई। ICAP की बुक थोड़ी सी मुश्किल बनी हुई है और चीज़ों को रिपीट करती है। ये याद करने के लिए बड़ी आसान है, वो याद करने के लिए मुश्किल है। मगर एक बच्चों का होता है नहीं सर ICAP की बुक फॉलो करनी, वो कर लें। हाँ, जो चीज़ कॉमन है दैट इज चैप्टर के सीक्वेंस। वहाँ पे भी कितने चैप्टर्स हैं? 18। यहाँ पे कितने हैं? 18। उसकी भी सीक्वेंस वैसी है और ये वाली सीक्वेंस भी वैसी ही है। इजीली किताब का कोई रोला नहीं है। डन। कोई सवाल अगर आपके पास हो तो मुझे बताइए। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव फॉर मी, जल्दी बताएं। कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी, क्योंकि आज से ही हमने चैप्टर भी शुरू कर देना। बताएं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पेपर, रिगार्डिंग लॉन्ग बैच, रिगार्डिंग एनीथिंग यू वांट टू आस्क। कोई घर की परेशानी है तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आप मुझे जानते हैं हर मसले का हल भाई के पास होता है। भाई हिकमत भी रखता है। यार ये फ़ोन नंबर उस बंदे का है जिसको नींद नहीं आती आजकल वो सो ही नहीं रहा। 2 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं उसकी। और 2 घंटे बताओ कौन से हैं? नहीं, फजर के बाद से लेके 7:30 बजे तक, उस टाइम में भाई को नींद आ जाती है। पूछो क्यों? क्योंकि सुबह 8 बजे वाली क्लास के लिए एक्टिव होकर आना होता, अदरवाइज बंदा क्लास में सो रहा होता। और जो बच्चा है वो घर से पढ़ने के लिए आया, मुझे सोते हुए देखने के लिए तो नहीं आया। हाँ जी, कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी, किसी भी तरह का कोई सवाल है तो बताइए। रिगार्डिंग बीलॉ, रिगार्डिंग लॉन्ग बैच, रिगार्डिंग एनीथिंग यू वांट टू आस्क, रिगार्डिंग ICAP, सिलेबस, कोर्स, आउटलाइन, कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी। सर ये पूछ रहा था कि हम पहले जो सुन रहे थे डेटा करेंगे पेपर, लेकिन अब CA में आप डेटा तो है ही नहीं ना, अब ख़त्म हो गया, क्योंकि ICAP ने न्यू स्कीम दी ही नहीं है। न्यू स्कीम नहीं आ रही। अगर न्यू स्कीम नहीं आ रही है ना, तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 कि आप ग्रुप A को फोकस करें। किसको? ग्रुप A को फोकस करें। और ग्रुप A को फोकस करने का मतलब ये है कि आप R1 दें, टैक्स दें, लॉ दें, CMA दें। जब स्कीम आएगी और आप ग्रुप B में जा रहे होंगे तो डाटा वाला पेपर आपको रोकेगा नहीं, प्रोवाइडेड
कि आपके ग्रुप ए के चारों पेपर पास हुए होंगे। ठीक। ऑप्शन 2, ग्रुप ए में बी लॉ है और ग्रुप बी में इसका एक भाई खड़ा हुआ है, सी लॉ है। अगर न्यू स्कीम आती है, इस दफा नहीं, नेक्स्ट टाइम, तो इमेजिन ग्रुप ए आपका पास हो चुका, मगर सी लॉ अभी भी रहता होगा, तो आप सिर्फ सी लॉ का 50 नंबर वाला पेपर अटेम्प्ट करेंगे। जो इकट्ठा पेपर आएगा बी लॉ और सी लॉ का न्यू स्कीम आने के बाद, उसमें सेक्शंस बने होंगे। सेक्शन ए अलग होगा, सेक्शन बी अलग होगा। उसमें से चूंकि आपका बी लॉ का पेपर पास हो चुका होगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ सी लॉ का पेपर ही उतने नंबर का अटेम्प्ट कर रहे होंगे, 50 नंबर का। तो बच्चों के बाद दो ऑप्शंस हैं, या तो वो कॉस्ट पकड़ के ग्रुप ए निकाल लें, डाटा का पेपर एग्जाम्प्ट कर दें और सी लॉ का 50 नंबर वाला पेपर दे दें। ऑप्शन 2, आप अभी कॉस्ट ना पिक करें, सी लॉ का पेपर पिक कर लें। इसका फ़ायदा ये है कि बड़े वाला लॉ है वो पास हो जाएगा, मगर फिर पीछे बच क्या जाएगा, डाटा, क्योंकि ग्रुप ए आपका पूरा पास नहीं हुआ होगा। सी लॉ ग्रुप बी में आता है, ग्रुप ए में नहीं आता। तो अब ये दो ऑप्शन है बच्चों के पास। मेरी अगर आप पर्सनल रिकमेंडेशन कहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि ग्रुप ए। लॉ 50 नंबर पास करना आसान है, डाटा का पेपर अभी आपको भी नहीं पता कैसा है, मुश्किल है आसान है, अभी वो कहानी अननोन है, मगर सिलेबस हमारे पास है और वो भी सारी ही थ्योरी है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल नहीं है। तो ये दो ऑप्शंस है आपके पास, इधर यू गो विद ग्रुप ए कंप्लीट और यू ड्रॉप कॉस्ट एंड पिक सी लॉ। और सी लॉ उठाने के बाद अगर आपके चारों पास हो जाते हैं तो जो न्यू स्कीम का लॉ का पेपर होगा एग्जाम्प्ट हो जाएगा और आपको डाटा देना पड़ेगा। तो सर ये फिर कॉस्ट है किस तरह से? कॉस्ट न्यूमेरिकल है, क्यूएम पढ़ा, कॉस्ट क्यूएम की एक रिफाइंड शक्ल, बहुत ही रिफाइंड शक्ल है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इंट्रो की रिफाइंड शक्ल क्या है, R1। I2B की रिफाइंड शक्ल क्या है, और QM की क्या है, CM है। पीछे बच क्या गया, टैक्स। अब सोचें, इको में कहीं कहीं टैक्स पड़ा था, हल्का फुल्का सा, एक फ्लेवर लिया था, वो आटे में शायद वो क्या कहते हैं, नमक के बराबर। तो टैक्स एक ऐसा पेपर होगा जो कि आपके लिए बिल्कुल नया होगा। ऑल्दो ये भी 100% ही न्यू पेपर है, इसमें भी I2B वाली बातें नहीं है, मगर नेचर एक जैसी है। इंट्रो पढ़ी है ना, वो R1 आसान है, QM पढ़ी है तो कॉस्ट आसान लगती है, क्योंकि कॉस्ट अगर तरीके से पढ़ाई जाए ना तो वो मैथ है। अगर हम कॉस्ट को तरीके से पढ़ें, कम से कम स्टेप्स में बढ़े ना, तो वो मैथ का पेपर बन जाता। मसला ये है कि हम फैला देते हैं, रायते की तरह खोल देते हैं कॉस्ट को, बस आपने वो नहीं करना। और प्री बैच के अंदर जब आपको कॉस्ट का पेपर मिलेगा तो वहाँ पे भी आपको मैथ के तरीके से ही पढ़ाई जाएगी इंशाल्लाह, तो बड़ा मज़े का पेपर बन जाता है वो। कोई और सवाल, आप जितने सवाल हैं पूछ लें, फिर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करें। एनी क्वेश्चन? जी दबा, कोई सवाल, कोई सवाल, कोई सवाल? मैं सर सोच रहा था कि सीए में नहीं है, लेकिन डेटा तो आसान पेपर होगा वो। सर अब न्यू स्कीम अब नहीं लेकर आ रहा है कि अब तक अप्रूव नहीं हुई, तो उनकी करिए। कॉस्ट खत्म हो जाएगा तो ग्रुप बी में नया पेपर आना है। कॉस्ट खत्म हो जाएगा तो ग्रुप बी में नया पेपर नहीं आना था नहीं, मैक का। वो यही है, अगर आप कॉस्ट पास करते हैं तो आपका मैक एग्जाम्प्ट है। नहीं, हम अगर देते हैं मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, देखिएगा। ऑप्शन 1, जरा फोकस कीजिएगा सामने प्लीज। ग्रुप ए R1 बी लॉ, कॉस्ट और टैक्स। और ग्रुप बी में अभी जो है R2 MFA, सी लॉ
और ऑडिट। ठीक, ये मैं बात कर रहा हूं ओल्ड स्कीम की। न्यू स्कीम नॉट इम्प्लीमेंटेड, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई, और आपने ये 4 पेपर दे दिए। कब दिए? अटेम्प्ट कौन सी आपकी? ऑटम 2025। और अज्यूम कर लेते हैं कि न्यू स्कीम आ रही है स्प्रिंग 2026 में। न्यू स्कीम इम्प्लीमेंटेड। ऑप्शन 1, आपने ये 4 पेपर दे दिया, चारों पास भी हो गए, तो टिक लगा लेते हैं। ये R1 यहाँ पे आएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये टैक्स यहाँ पे आएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये CM में इधर जाएगा, तो ग्रुप बी में जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ग्रुप ए का डेटा बता रहा हूँ, ये बी लॉ आपने किया, पास हो गया। जो कंबाइन पेपर है, जो कंबाइन पेपर होगा न्यू स्कीम में लॉ का, उसमें से आपने 50% पेपर पास कर लिया होगा। डन। फिर आपको आईकैब एक रिवॉर्ड देगा कि अगर तुमने चारों ग्रुप ए के पेपर निकाल लिए हैं तो तुम्हारा डाटा क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तुम्हारा डाटा क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो ग्रुप ए पास करने के कितने फायदे हैं? R1 से R1 पास, टैक्स से टैक्स पास, बी लॉ से कंबाइन पेपर का आधा पास, सी लॉ से कॉस्ट से मैक पास, और ऑटोमेटिकली डाटा का पेपर पास। ये कब होगा? जब आप क्या पास करेंगे? ग्रुप ए पास करेंगे। ये ऑप्शन 1। ठीक, अब आए ऑप्शन 2 की तरफ। ऑप्शन 2 ये मैं ब्लैक से लिख रहा हूं। आपने कहा सर R1 दिया है, पास हो गया, तो न्यू स्कीम में भी क्या हो जाएगा? पास। टैक्स दिया, पास हो गया, न्यू स्कीम में भी पास। बी लॉ दिया, पास हो गया, कॉम्बो का 50% पास हो गया। कॉस्ट की जगह पे आपने कहा कि मैंने क्या पिक किया है? सी लॉ। तो जब सी लॉ भी पास हो जाएगा तो कंबाइंड पेपर 100% क्या हो जाएगा? आपका पास हो जाएगा। तो जब आप न्यू स्कीम में एंटर हो रहे होंगे उस वक्त आपका R1 भी पास, कंबाइन वाला लॉ भी पास, टैक्स भी पास। CA में चूंकि आपने नहीं दिया था तो मैक पास नहीं होगा, और चूंकि ग्रुप ए के चारों पास नहीं हुए तो डाटा भी पास नहीं होगा। ये 2 ऑप्शंस हैं। 9 पेपर देना पड़ेगा। यस, उस तरह अगर हम देखें तो पेपर बढ़ जाते हैं। तो अच्छी ऑप्शन क्या है? ग्रुप ए। अच्छी ऑप्शन क्या है? ग्रुप ए। R1 दिया, पास हो गया, टैक्स दिया, पास हो गया, लॉ दिया, अगले पेपर का 50 नंबर ऑटोमेटिकली पास, कॉस्ट दिया तो मैक पास, और जब चारों पास हुए तो डाटा पास। तो उस वक्त आपके पास क्या बच जाएगा? R2, MFA, ऑडिट और 50 नंबर का सी लॉ। बस आप कह लें 3.5 पेपर होंगे, प्रोवाइडेड कि आप ऑप्शन 1 पिक करें और चारों पेपरों को पास कर लें। ये बात क्लियर है? और ऑप्शन 2 क्या है? आपने कॉस्ट ड्रॉप की, क्या पकड़ लिया? सी लॉ पकड़ लिया। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? कंबाइन लॉ का पेपर निकल जाएगा, और दूसरा ना फायदा आपको मिलेगा DSR से और ना फायदा आपको मिलेगा मैक्स से। तो ये है सारी कहानी, जो कि मेरा ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। स्टिल कोई सवाल तो बताइए, कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? जनाब, कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? श्योर? कॉन्फिडेंट? लॉक कर दिया जाए? सील कर दूं? शुरू करें? अच्छा,
चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर 2, ऑफर, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन। ऑफर, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन। ये सारा रब कर दूं, वो भी मिटा दूं, कोई तस्वीर वगैरह तो नहीं ले लें एक दफ़ा, आपको फिर याद आएगा कि सर वो हो तो वो क्या होगा, ऐसे हो तो वैसे क्या हो जाएगा। तो बेहतरी के लिए ऑन अ वेरी सेफर साइड तस्वीर कैंसिल है। ठीक है जी, शुरू कीजिए। चलो, चैप्टर नंबर 2, नाम पढ़े दोबारा। ऑफर, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन। दोबारा पढ़े। ऑफर, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन। ये 3 लफ्ज हैं और चैप्टर में कितनी बातें होंगी? 3। पहली बात किस पे होगी, फिर किस पे होगी, फिर किस पे होगी? छावे, क्या बात। शुरू करते हैं अपना बिजनेस लॉ एक वर्ड के साथ। वो वर्ड है प्रॉमिस। वो वर्ड क्या है? प्रॉमिस। ये प्रॉमिस क्या होता है? अच्छा हाँ सच, एक बात तो आपको मत बताना है, भूल गया। किसी भी दिन हम एक सफ़े से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इजी, पक्की बात है, मेरा आपसे वादा है। कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जिसमें हम एक सफ़े से ऊपर जा रहे होंगे। इतने में खुश? सिर्फ एक साइड की दोनों? एक सफ़ा फ्रंट एंड बैक होता है। हाँ जी, प्रॉमिस। प्रॉमिस किसे कहते हैं? वादे को। डिफाइन करें प्रॉमिस क्या है? आपने अभी किया आंसर। क्या? वादा। हर रोज एक सफा। क्या? हर रोज एक सफा। हर एग्रीमेंट, वादा। वादा। प्रॉमिस मीन्स वादा। हम अपनी लाइफ में बहुत वादे करते हैं। जैसे भी मैंने आपसे एक वादा लिया आते साथ कि आपने वो 5 बातों का फॉलो करना है। डेली पढ़ना है, फोकस्ड रहना है, क्लासेस में आना, टेस्ट देने हैं, सवाल पूछने। तो अगर आप ये काम ना करें, क्या मैं आपके खिलाफ लीगल केस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, यानी कि आपने काम नहीं करने, है ना? तो प्रॉमिस मीन्स जब एक बंदा दूसरे बंदे से क्या करे? वादा करे। फिर वो वादा निभा भी सकता है और वादा खिलाफी भी कर सकता है। मगर वो कर क्या रहा है? बेसिकली एक वादा कर। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुश्तबा भाई कहते हैं उमर को, आओ मैं तुम्हें बरकत मार्केट से बिरयानी खिलाऊं। आओ मैं तुम्हें बरकत मार्केट से बिरयानी खिला के लाऊं। ये वादा किया किसने किया? मुश्तबा ने किया। किसके साथ? उमर के साथ। उमर ने कहा डन। फ्री की बिरयानी कोई रोकता है? नहीं। उसने कहा डन, मुझे टाइम बताओ कब आओगे तुम? उसने कहा यार मैं तुम्हें 3 बजे कॉलेज से पिक करूंगा, दोनों भाई इकट्ठे जाएंगे बाइक पे। 2:30 बजे ये भाई तैयार शर होके खड़े हुए हैं, मेरा दोस्त आ रहा है मुझे बस पिक करने के लिए। 2:45 हुए, भाई की एक्साइटमेंट बहुत ऊपर है। 3 बज गए, बस आ ही रहा होगा। 3:30 बज गए, नहीं आया। 4 बज गए, नहीं आया। 6 बज गए, नहीं आया। आया ही नहीं। आया ही नहीं। इसका मतलब है कि एक बंदे ने दूसरे बंदे से वादा किया और वो वादा पूरा नहीं किया, अपने वादे को परफॉर्म नहीं किया। अपने वादे को क्या नहीं किया? परफॉर्म नहीं किया। तो वादा करना काफी नहीं है, उस वादे को निभाना भी चाहिए। उस वादे को निभाना भी चाहिए। चलिए लेट्स सपोज
मुश्तबा भाई ने कहा मतलब मैं क्या खिलाऊंगा, बिरयानी। ये आ गया 3 बजे, बाइक पे बिठाया और ले गए। जब इसने बिरयानी खा ली ना, तो उसके दिल में एक एहसास पैदा हुआ कि यार मैं तो बिरयानी खा ली है, अब इन रिटर्न मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, है ना। उनके ज़मीर ने इनकी मुलामत की। इसने कहा दोस्त मैं तुम्हें बोतल पिलाऊंगा। क्या पिलाऊंगा? बोतल पिलाऊंगा, ऐसी की तैसी। आज मैं भी खर्चूंगा तुम पे पैसे, मगर आज नहीं। कब खर्चूंगा? कब खर्चूंगा? कल खर्चूंगा। अब एक बंदा दूसरे से पहले वादा करता, इन रिटर्न दूसरा बंदा पहले से क्या कर रहा है? वादा कर। दोनों बंदे वादा कर रहे हैं, दोनों बंदे वादा कर रहे हैं। क्या एक बंदे को फायदा मिल रहा है या दोनों बंदे को फायदा मिल रहा है? दोनों को फायदा मिल रहा है। मुश्तबा को क्या मिल रहा है? बोतल। और इसको क्या मिल रहा है? उमर को बिरयानी। यहां पे 2 फ्रेंड्स हैं और दोनों का क्या मिल रहा है? एडवांटेज, वैल्यू, फायदा, बेनिफिट, कोई भी वर्ड यूज कर दें, वैल्यू बोल दें, बेनिफिट बोल दें, एडवांटेज बोल दें, कुछ भी बोल दें। दोनों को क्या मिल रहा है? फायदा मिल रहा है। हमने कहानी को स्टार्ट कहां से किया? प्रॉमिस से। अब प्रॉमिस है क्या? when the person to whom proposal is made, proposal कहते हैं ऑफर को। when the person to whom proposal is made, आसान कर लेते हैं। when उमर, जिसको प्रपोजल कहां से आई है? मुश्तबा से, signifies his assent, अपनी रजामंदी जाहिर कर देता है। कौन भला? उमर, कि मैं तुम्हारे ऑफर को क्या करता हूं? कबूल करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ बिरयानी खाने के लिए जाऊंगा। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। एक ऑफर जब कबूल कर ली जाती है तो क्या बन जाती है? प्रॉमिस। एक ऑफर जब क्या कर ली जाए? एक्सेप्ट कर ली जाए तो क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? प्रॉमिस बन जाती है। दोबारा देखते हैं। when the person to whom the proposal is made, और जिसको ऑफर दी है, जिसको प्रपोजल दी है, वो अपनी असेंट क्या कर देता है? सिग्निफाई। असेंट कहते हैं रजामंदी को। असेंट मीन्स रजामंदी। जब वो अपनी रजामंदी जाहिर कर देता है, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। जब मुश्तबा ने उमर से कहा कि आओ मैं तुम्हें बिरयानी खिलाने के लिए लेके जाऊं, मुश्तबा ने उमर को क्या दी है? ऑफर। ऑफर का नया नाम क्या पड़ा? प्रपोजल। तो एक बंदे ने, मुश्तबा ने उमर को दी ऑफर, जिसको ऑफर मिली है उसने ये ऑफर क्या कर ली? कबूल। उसने अपनी असेंट क्या कर ली? सिग्निफाई। उसको बता दिया कि हाँ मैं तैयार हूं, तुम मुझे आगे पिक कर लेना। तो जब उस बंदे ने, उमर ने, ऑफर को कबूल कर लिया, ये बन जाता है क्या? प्रॉमिस। तो अगर मैं इसका शॉर्टकट आपसे पूछूं तो क्या ये इक्वेशन बनती है? एक ऑफर हुई, वो क्या हो गई? बिकम्स अ प्रॉमिस। सिंपल सी बात। मगर प्रॉमिस में सोच के बताइएगा, दोनों बंदों को फायदा मिल रहा है या एक बंदे को फायदा मिल रहा है? एक बंदे को फायदा मिल रहा है। किसको फायदा मिल रहा है? यहां पे उमर को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? सिर्फ क्या खाएगा ये? इन रिटर्न कुछ कर रहा नहीं। जब उमर भाई का जमीर जागा था तो उमर भाई ने क्या कहा? मैं तुम्हें क्या पिलाऊंगा? क्या पिलाऊंगा? बोतल। एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर बिकम्स अ एग्रीमेंट। जब दो तरफा कार्रवाई हो ना, जब दो तरफा प्रॉमिस हो रहा हो कि तुम मुझे बिरयानी खिलाओ, इन रिटर्न मैं तुम्हें बोतल पिलाऊंगा, तो एक प्रॉमिस यहां से आया और एक प्रॉमिस यहां से गया, दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया? एग्रीमेंट।
यहाँ पे दोनों पार्टीज को फ़ायदा पहुँच रहा, किसी एक को फ़ायदा नहीं है, दोनों पार्टीज को फ़ायदा है। एक को क्या मिल रही है? बिरयानी, और एक को क्या मिल रही है? बोतल। एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन। वो जो मैंने वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए थे, एडवांटेज, वैल्यू, बेनिफिट, एक और नाम लिख लें, क्या? कंसिडरेशन। क्या? कंसिडरेशन, फायदा, बेनिफिट। इट नाउ बिकम्स अ एग्रीमेंट। तो अगर मैं प्रॉमिस के बाद एग्रीमेंट में कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? कंसिडरेशन, जो दोनों पार्टीज को ट्रांसफर हो रही। तो प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स प्रॉमिस, और प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन बिकम्स एग्रीमेंट। यहां लिख लेते हैं, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन नाउ बिकम्स अ एग्रीमेंट। ध्यान यहां तक। जो बंदा ऑफर दे रहा है वो कहलाता है ऑफरर, जो बंदा ऑफर दे रहा है वो कहलाता है ऑफरर, और जिसको ऑफर दी जा रही है वो कहलाता है ऑफरी। जो ऑफर कर रहा है वो कौन है? ऑफरर। जिसको ऑफर दी जा रही है वो कौन है? ऑफरी। याद करें, I2B के अंदर जब आपने लीज पढ़ा था बिजनेस फाइनेंस के अंदर, चैप्टर 4 के अंदर, तो वहां भी ये दो नाम आए थे, एक लेसर था, एक लेसी था। तो यहां पे कौन है? ऑफरर और ऑफरी। ऑफरर वो बंदा जो ऑफर दे रहा है, ऑफरी वो बंदा जो एक्सेप्टेंस था, जिसको दी जा रही है या जो कबूल कर रहा है। यहां तक। तो अगर मैं प्रॉमिसर बोलूं तो आप परेशान हो जाएंगे, होंगे परेशान? नहीं, क्योंकि ऑफर का दूसरा नाम क्या था? प्रपोजल। ऑफर का दूसरा नाम क्या है? प्रपोजल। तो इसी तरह ऑफरर का दूसरा नाम क्या होगा? प्रॉमिसर। और ऑफरी का दूसरा नाम क्या होगा? प्रॉमिसिंग। क्योंकि ये बन किससे रहा है? प्रॉमिस से बन। तो ऑफरर बोल दूं या प्रॉमिसर बोल दूं, ऑफरी बोल दूं या प्रॉमिसरी बोल दूं, ये एक ही बात। चलिए ये बताइए, अगर एक बंदा दूसरे से वादा करे और वादा खिलाफी कर दे, जिसके साथ धोखा हुआ है वो कोर्ट लेके जा सकता है? नहीं। दो बंदे आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई एक बैकआउट कर जाए तो क्या आप उसको कोर्ट में लेके जा सकते हैं? नहीं। देखिए ना, हो गया ना, बिरयानी, बोतल। इसको आप कहते हैं सोशल एक्टिविटीज, समाजी एक्टिविटीज। ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रही। बिजनेस ट्रांजैक्शंस में और सोशल एक्टिविटीज में एक फर्क है। जो बिजनेस होता है ना वो कागज पे होता है और सोशल हवा में होता है। कोर्ट इनके पीछे नहीं पड़ता। किनके पीछे पड़ेगा? बिजनेस एक्टिविटीज। अगर एक बंदे ने वादा किया है कि मैं तुम्हें 100 कुर्सियां दूंगा, इन रिटर्न तुम मुझे हर कुर्सी के बदले 1000 रुपया दोगे, और जब डिलीवरी का टाइम आए जिसने कुर्सियां देनी थी वो ना दे, तो अब दूसरा बंदा उस पर केस कर सकता है कि चूंकि तुमने मुझे कुर्सियां नहीं दी, मेरा नुकसान हो गया, अब मेरा नुकसान पे बैक करो। वहां पे कोर्ट एक्शन में आ जाएगा। मगर बोतल नहीं मिली, बिरयानी नहीं मिली, इसमें कोर्ट का कोई रोल है नहीं। याद रखिएगा, जो बिजनेस है ना वो प्रॉमिस नहीं करता, वो एग्रीमेंट नहीं करता, वो क्या करता है? वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। वो क्या करता है? फर्क क्या है? इन्फोर्सेबिलिटी, लीगल ऑब्लिगेशन। हर एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ बन जाएगा वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। एवरी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। एवरी एग्रीमेंट which is enforceable by law becomes a contract. Done? यहीं तक रुकते हैं।
तो आज हम लोगों ने मल्टीपल बातें की हैं। नंबर 1 हम लोगों ने सिलेबस को देखा कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 को हमने स्टार्ट कर दिया और हमने 3 बातें पढ़ी हैं, प्रॉमिस, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, और आपस में इनका रिलेशन क्या है। कल हम लोगों ने बात करनी है ऑफर के ऊपर। उसके बाद आगे जाएंगे, क्या आ जाएगी, एक्सेप्टेंस। आगे जाएंगे तो क्या आएगी, रेवोकेशन। चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। किसी भी दिन एक सफ़े से ऊपर नहीं जाएंगे। जितना अभी पढ़ाया ना वो हाफ पेज है किताब का। कल मैं आपको ना नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा चैप्टर नंबर 2 के, ताकि आपके पास कुछ हो हाथ में पढ़ने के लिए। यह जो किताब है सॉफ्ट फॉर्म वो तो मैं आज ही ग्रुप में डाल दूंगा अभी थोड़ी देर तक, और कल मैं ये रखवा दूंगा इसके ऊपर फोटोकॉपियर पे, तो आपने फिर क्लास में लेते हुए आना। डन। चैप्टर नंबर 2 के क्या बोला, नोट्स। ठीक है जी, तो क्लास को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।